नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना आएंगे। 11 जिलों में बने बीजेपी कार्यालयों के उद्घाटन के साथ जेपी नड्डा कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और फिर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर आगामी चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और जेपी नड्डा आज पटना आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 59 साल के जेपी नड्डा का ये पहला बिहार दौरा है। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे पटना हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से सीधे पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां से 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 जिलों में बने प्रदेश बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की रणनीति पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा का यह बिहार दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा का बिहार से बहुत गहरा जुड़ाव है। वो रहने वाले भले ही हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन पैदा पटना में हुए, यहीं पर पढ़ाई लिखाई की और यहीं पर छात्र राजनीति से जुड़े। जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी बिहार में बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाने वाले कैलाशपति मिश्र से राजनीति का ककहरा सीखा और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। और जेपी नड्डा अपने पटना दौरे के दौरान शाम को 4 बजे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि दौरे से साफ हो जाएगा कि बीजेपी इस बार चुनाव में नीतीश के इशारे पर काम करेगी। तो वहीं हम प्रवक्ता ने नड्डा पर चुनाव को लेकर बिहार को याद करने का आरोप लगाया। हारने के बाद, दिल्ली हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की औकात इतनी गिर गई है कि नीतीश कुमार के हम मिलने जाएंगे तो नीतीश कुमार का दरबार लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां दरबार लगाने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो आना लाजमी है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भी लिट्टी खा रहे हैं, बिहारी व्यंजन है, तो जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य की याद आती है। कटसी विजिट है उनका, वो मिलेंगे, कटसी विजिट करेंगे। अभी कोई ऐसा है नहीं, ये तय है कि गठबंधन एनडीए का मजबूत है। तो दो राष्ट्रीय अध्यक्षों का मिलन है तो कहीं ना कहीं वो अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन दो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे तो जरूर कुछ बात। चुनावी साल में बिहार के सभी सियासी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज जेडीयू की अहम बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी। सीएम हाउस में सुबह 10 बजे शुरू होने वाली बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद आरसीपी सिंह के अलावे पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जेडीयू के इस अहम बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुलाकात भी होनी है। पूरे बिहार में प्रभावी तरीके से 100 नंबर डायल सुविधा लागू हो, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह मांग की है। मुजफ्फरपुर में चिराग ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों का निष्पादन हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। साथ ही नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि विकास की उन्होंने नींव रखी है, अब विकसित बिहार बनाना है, इसके लिए लोगों से राय ली जाएगी। चिराग ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, जिसको लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश में है। बट अधिकांश जिलों में डायल 100 काम नहीं करता है। ये हम लोग को सुधार करने की जरूरत है, जो मैं 14 अप्रैल को अपनी रैली में मैं सब बताऊंगा। फास्ट कोर्ट को लेकर मेरी चिंता है कि महिलाओं के लिए अभी तक कोई फास्ट कोर्ट ही नहीं है। फास्ट कोर्ट का यहाँ पे जिक्र होता है, बट महिला उत्पीड़न का मामला हो या महिलाओं की कोई भी समस्या, उनके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं है। चुनावी साल में यात्रा की सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान अपनी बिहार फर्स्ट
बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव 23 फरवरी से अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। सवाल है कि हाईटेक रथ पर बैठकर यात्रा पर निकलने वाले बिहार के दो बड़े सियासी घरानों के ये युवराज पैदल चलने वाली जनता का दर्द महसूस कर पाएंगे। पूजा पाठ के बाद गाजे बाजे के साथ 37 साल के एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू हुई। रामविलास पासवान के घर के चिराग यानी कि चिराग पासवान हाईटेक एसी रथ में बैठकर जनता की आवाज सुनने निकले हैं। ये सब करना शौक नहीं है, ये जो लोगों के बीच एक आकर्षण बनाना। आज अगर ये रथ गाड़ी अगर निकल रहा है, देखिए सामने से जो नॉर्मल गाड़ियां भी जा रही हैं वो भी मुड़ मुड़ के देख रही हैं। क्यों? क्योंकि ये रथ सजा हुआ है। इस रथ के ऊपर जो मकसद लिखा हुआ है वो जनता की नज़र में आता है। और जहाँ तक आपने बात की कि एसी गाड़ी, मेरे छोटे भाई का तो मुझे पता नहीं, आपका पसीना ज़रूर बता रहा है, मेरा पसीना ज़रूर बता रहा है कि इस गाड़ी में एसी तो काम नहीं कर रहा। शुक्रवार को शुरू हुई चिराग की यात्रा पूरे बिहार का चक्कर लगाकर 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली में पहुंचकर पूरी होगी। चिराग का कहना है कि उनकी यात्रा बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए है, बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए है। वैसे यात्रा पर निकलने वालों में चिराग अकेले नहीं, बिहार के एक और बड़े सियासी घराने के युवराज लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल यानी 30 साल के तेजस्वी यादव भी 23 फरवरी से यात्रा पर निकलने वाले हैं, वो भी एसी रथ में बैठकर। बिहार से बेरोजगारी को हटाने के लिए सवाल है कि इन युवराजों को ये वातानुकूलित हाईटेक रथ ही क्यों पसंद है? क्या ये रथ इन युवराजों के लिए एक स्टेटस सिंबल तो नहीं बन गया? स्टेटस सिंबल नहीं है, एक जरूरत भी है। स्टेटस सिंबल नहीं, एक जरूरत भी है। जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान भी अपने समय पर रथ यात्रा पर निकलते थे, लेकिन उनके रथ इतने हाईटेक नहीं थे और वो लोग जमीन पर उतरकर जनता से आमने सामने मिलते थे। चिराग हो या तेजस्वी हो, ये दोनों ही दबे कुचले और दलित की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो कल्चर है, जो स्टाइल है रथ यात्रा में, माने जो जाना निकल करके लोगों से मिलना नहीं, आरामदायक वो जो इन लोगों का एसी वैन है उसमें बैठना, तो ये कहीं ना कहीं वो लालू और रामविलास वाला जो दौर था वो दौर तो नहीं देखने को मिल रहा है। अब रामविलास पासवान के घर के चिराग और लालू प्रसाद के लाल एसी बस में बैठकर गरीबों के दुख दर्द को कितना समझ पाएंगे, कितना दूर कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। वैसे देखने वाली बात ये भी होगी कि राजतंत्र वाले इस कल्चर को जनता कितना स्वीकार करती है। हालांकि रथ यात्रा को लेकर ये दोनों युवराज फिलहाल खूब चर्चा में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में बिहार की सियासत में राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। 23 फरवरी को पटना में तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी तारीख को भीम आर्मी ने भारत बंद बुलाया है। पहले महागठबंधन की ओर से हम रालोसपा और वीआईपी ने इस बंद का समर्थन किया, बाद में राजद ने भी उस दिन के बंद को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अब यात्रा और बंद को लेकर सियासत तेज हो गई है। हमने उनके बंद को समर्थन दिया है, वो चाहे जिस भी उद्देश्य के लिए उन्होंने बंद किया हो, लेकिन हमारा यात्रा की सभा तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा की सभा तो आयोजित है। तो लाइक माइंडेड पार्टियां उसे अपना नैतिक समर्थन देती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे काम छोड़ के उसमें ही लग जाएं। आप अपनी गतिविधियां रूटीन काम करिए। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल है। ऐसे में कोई भी पार्टी और नेता कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। सभी पार्टियां रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हैं। चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए कई बड़ी रैलियों की तैयारी में है। 23 फरवरी को आरजेडी की रैली, तेजस्वी शुरू करेंगे चुनावी यात्रा। 27 फरवरी को कन्हैया की रैली, गांधी मैदान में वाम दलों का दिखेगा दम। 1 मार्च को जेडीयू नीतीश कुमार की रैली, गांधी मैदान में जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता। आरजेडी का मानना है कि बेरोजगारी रैली के जरिए तेजस्वी यादव दम तो दिखाएंगे, साथ ही उसी दिन सीएम के चेहरे का भी ऐलान होगा। इधर वाम दलों ने भी ताकत झोंक दी है। पूरे बिहार में घूमने के बाद 27 फरवरी को गांधी मैदान में कन्हैया की रैली है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का भी समर्थन है।
विपक्ष को जवाब देने के लिए 1 मार्च को गांधी मैदान में जेडीयू की रैली है। जाहिर है पार्टी इसी दिन चुनाव में उतरने का ऐलान करेगी। हमारी रैली वेटनरी कॉलेज में होने जा रही है और 5 जिलों की रैली है, तो हमारे यहाँ कोई उस तरह से ताकत का प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि हम दिखाना जा रहे हैं कि नहीं साहब चुनाव के पहले देखिए हमारे साथी। ये जनगण मन यात्रा और 3 मुख्य मुद्दे इसके, जैसे आप जानते हैं NRC, CA और NPR, इसको सरकार वापस ले। वो सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शुद्ध कार्यकर्ता, वो लोग आएंगे 1 तारीख को, 1 मार्च को गांधी मैदान में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका संबोधन करेंगे। और हम लोग पूरी तरह से 1 मार्च के बाद 2020 के चुनाव के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर रैलियों के सहारे चुनावी माहौल बनाने की तैयारी है, साथ ही अपना दम भी दिखाना है। अब देखना होगा कि इन रैलियों के बाद किसकी रणनीति मारक होती है। रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर डीजीपी को नसीहत दी है। पटना में एक कार्यक्रम में डीजीपी ने शराबबंदी को बड़ा अभियान बताया और इसे बिहार की जनता के भविष्य से जोड़ दिया। तो सीएम ने भी मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए भाषण की जगह काम करने की नसीहत दी। एक मंच जहां मौजूद थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में था, लेकिन चर्चा शुरू हो गई मिशन शराबबंदी की। डीजीपी ने सीएम की तारीफों के पुल बांध दिए और नीतीश को एक से बढ़कर एक उपमा दे डाली। एक संकल्प है बिहार में शराबबंदी लाने का। ये संकल्प किसी मामूली इंसान का नहीं है, यह एक संत का संकल्प है, यह एक फकीर का संकल्प है, यह एक लोकप्रिय जननायक का संकल्प है, यह महान मानव का संकल्प है, यह बिहार के विकास पुरुष का संकल्प है कि बिहार में शराबबंदी को लागू करना है और इसको हम लोग करके रहेंगे। ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाएंगे। डीजीपी ने भाषण तो अच्छा दिया, लेकिन बिहार में शराब की तस्करी रुक नहीं रही। हर दिन शराब पकड़ी जा रही है, तो बारी अब सीएम की थी। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ही बड़ा संदेश दे दिया कि बातें बहुत हो गईं, अब काम कीजिए। हमारे डीजीपी ने बड़ी अच्छी बात कह दी आप लोगों को। अब ये जितनी बात आप लोगों के सामने इन्होंने कही, हम तो यही कहेंगे कि भाषण तो बहुत अच्छा दिया। कि आपने जो यहाँ भाषण दिया है, मुझे कुछ नहीं कहना है, इसको सिर्फ क्रियान्वित करवाइए, उसको लागू करवाइए। और उसको जब लागू करवाइएगा तो न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पूरे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जो हमारे पुलिस बल के लोग हैं उनका बहुत सम्मान होगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, डीजीपी ने औरंगाबाद में कहा था कि अगर थानेदार न चाहें तो बिहार में एक बूंद शराब नहीं बिकेगी। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। गुप्तेश्वर पांडे के इस बयान के बाद खूब सियासत हुई और न्यूज 18 ने शराबी शराब छोड़ो पुलिस होश में आओ मुहिम भी चलाई थी। देखना होगा कि अब सीएम की नसीहत का असर क्या होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के विवादित बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। विवादित बयान के बाद मुजफ्फरपुर में हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा ने वारिस पठान का सर काटने पर इनाम की घोषणा की। मोर्चा के एक संयोजक तमन्ना हाशमी ने सर काटने वालों को 11 लाख रुपए इनाम में देने की घोषणा की। तमन्ना हाशमी के मुताबिक वारिस पठान का बयान देश को तोड़ने वाला है, इसलिए वारिस पठान के साथ वही सलूक किया जाए जो एक आतंकी के साथ किया जाता है। इससे पहले मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग मैदान में वारिस पठान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वारिस पठान का जो बयान है बिल्कुल देश को तोड़ने वाला बयान है। उनका ये बयान देश हित में बिल्कुल नहीं है, ये देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। उनके इस बयान से पूरा देश आहत हुआ है और हम लोग भी आहत हुए हैं। और उनका जो बयान है आतंकवादी वाला बयान है, पाकिस्तान वाला बयान है। उनके इस बयान का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस मन से ये ऐलान करते हैं कि जो भी वारिस पठान का सर काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से दिया जाए।
बेगूसराय में हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश करते बदमाश को लोगों ने जमकर पीटा। घटना नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर की है। गौरव नाम का अपराधी बिशनपुर चौक के नजदीक हंगामा कर रहा था, तभी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के समय पर पहुंच जाने के कारण अपराधी की जान बच सकी। फिलहाल पुलिस गौरव को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वैशाली के बिदुपुर में एक गांव है पकौली, जहां बेटियों के जन्म के साथ घर के दरवाजे पर चंदन का पौधा लगाने की परंपरा है। कैसे शुरू हुई ये परंपरा और गांव वाले क्यों लगाते हैं चंदन का पेड़, आइए जानते हैं। हाजीपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा पकौली बिहार का एकमात्र गांव है जहां हर एक घर के बाहर 2-4 चंदन के पेड़ जरूर दिख जाएंगे। वजह है वृक्ष और बेटियों के बीच का अनोखा रिश्ता। जी हाँ, पकौली गांव में जिस भी घर में बेटी पैदा होती है उस घर के लोग एक चंदन का पेड़ लगाते हैं, जो बेटी के साथ ही बड़ा होते जाता है। जब हम लोग के घर लड़की जन्म लेती है ना, तो हम लोग उसके खुशी में चंदन का पेड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जो बेटी जब चले जाती है दूसरे गांव, तो उसके याददाश्त में हम लोग चंदन का पेड़ लगाते हैं। अच्छा, उनकी याद में लगाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कब से चला रहा है ये परंपरा? हम लोग के पूर्वज से ही आ रहा है ये सब। चंदन का पेड़ लगाने की ये परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। गांव वालों का कहना है कि चंदन का पेड़ लगाने के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला, चंदन का पेड़ शुभ तो होता ही है, अच्छी खुशबू देता है। दूसरी वजह है कि अगर बेटी की शादी में पैसे की कमी पड़े तो पेड़ बेचकर शादी का खर्च निकाल लिया जाता है। बेटी के शादी में अगर पैसे का दिक्कत होता है तो उसे बेच दिया जाता है, नहीं तो बेटी की याद में चंदन का पेड़ रहा जाता है। हमारे लिए तो बहुत प्राउड का विषय, क्योंकि हमारे दूरा पे है 1-2-3 चंदन का पेड़ है, पूरे गांव में है चंदन का पेड़, काफी अच्छा है। यानी चंदन के ये पेड़ पर्यावरण को शुद्ध और सुगंधित रखने में तो मदद करते ही हैं, जरूरत पड़ने पर बेटी का घर बसाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज जब कई लोग बेटियों को बेटों से कमतर समझते हैं, वैसे समय में पकौली गांव की ये परंपरा लोगों को सीख देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। बोधगया में महादलित परिवार के बच्चे विदेशियों के सामने भीख मांगना छोड़कर हिंदी अंग्रेजी के साथ तिब्बती भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या इन बच्चों की ये राह इतनी आसान थी? देखिए ज्ञान स्थली बोधगया से ये रिपोर्ट। सब पढ़ें सब बढ़ें, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इन लाइनों से क्या सब पढ़ पा रहे हैं? ये सवाल आखिर क्यों उठा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन बच्चों की तोतली जुबान से निकली स्वर लहरियों को सुनिए। और इनकी मुस्कान के पीछे आखिर कौन है, उनसे भी मिलिए। गुरु का मतलब है कि अंधेरे में सबको रोशनी को निकालना है, रोशनी जगाना है। हिंदी, इंग्लिश और जो विदेशी इंग्लिश है, तिब्बती लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं। नया प्रयास करते तो वाकई यहाँ तक सफल न होते हैं और ये कहीं न कहीं बकरी चरा रहे होंगे या शुगर चरा रहे होंगे। ये नजारा है बोधगया की बकरौर का, जहाँ बच्चों को ककहरे का ज्ञान दे रहे हैं रामजी मांझी, जो पढ़ना तो बहुत चाहते थे, हालांकि गरीबी के आगे झुक गए, लेकिन मासूमों को भीख न मांगना पड़े और न ही भट्टियों में काम करना पड़े, इसलिए सबको शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे भी हिंदी के साथ फर्राटे से अंग्रेजी और तिब्बती बोल रहे हैं। पैसा मांगने जाते थे। कहाँ मांगते थे? मतंगवा पे। किन लोगों से पैसा मांगते थे? भोटिया लोगों से। मंदिर में जाते थे पैसा मांगने। अच्छा, किन लोगों से पैसा मांगते थे? श्रीलंका लोग से। आई बोल कोई दे श्रीलंका ने अभी नहीं मैं पता सब चपने फिर पिटी पास में सिंगल छोटी डालने ने पोटी में स्कूल जाना रे बुदसाने बाहर। रामजी मांझी का ये प्रयास और इसके लिए इनका जुनून काबिले तारीफ है, और इस पाठशाला में पढ़ने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, भीख नहीं मांगने की। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और चलिए अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर तेजस्वी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और एक क्रिकेटर के अंदाज में दिखे और जमकर बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि इसी ग्राउंड पर 23 फरवरी को
तेजस्वी की बेरोजगारी यात्रा का शंखनाद होना है। इसको लेकर तेजस्वी बेरोजगारी यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने गए थे, जहां उन्होंने क्रिकेट खेला।